नमस्कार, मेरा नाम है अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर में बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके पार्ट 2 के बारे में, जो कि मैकेनिकल के लिए है। इसमें पार्ट 2 में हम लास्ट 21 से लेकर 40 क्वेश्चन जो भी थे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें पूछता है कि इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लार्ज सर्कुलर डायामीटर बनाने में करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाते हैं। लिंक एक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, जिसमें से मैंने कुछ टूल्स के बारे में डिटेल में बता रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से जो ट्रेमल है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसका यूज हम लार्ज सर्कुलर डायामीटर को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए, इसमें बात करता है कि जो हमारा स्टील स्केल है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। अब से पहले आपने माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का ही लिस्ट काउंट सुना होगा। बहुत सारे लोग स्टील को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सोचते हैं इसमें है क्या। तो देखिए, बार्क में क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए बार्क के क्वेश्चन में कहा जाता है आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, यानी आपको पढ़ना सारी चीज है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए स्टील स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो एमएम में हम इसको मेजर कर सकते हैं हाफ एमएम तक, यानी 0.50 एमएम तक। ठीक है, यहां क्वेश्चन में एमएम दे रखा है तो इसका आंसर 0.50 एमएम है। मगर यही क्वेश्चन आपसे अगर इंच में पूछ लिया जाए, इंच में कितना होगा, तो इसका आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में वो पूछता है कि जो हमारी बेंच वाइज है, ठीक है, बेंच वाइज एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम किसी भी चीज को फोल्ड करने के लिए करते हैं, वो किस मटेरियल की बनाई जाती है। तो गिवन आंसर जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो उसमें से जो आपका आंसर है वो होगा कास्ट आयरन। देखिए, पूरी बॉडी तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, मगर उसके जो जॉज है, जो हमारे ग्रिपिंग करने में यूज किए जाते हैं, वो जनरली टूल स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। मगर यहाँ पे उसने बात करी है बेंच वाइज की, तो आपका आंसर होना चाहिए कास्ट आयरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में वो पूछता है कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का किस मीडियम से काउंट किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट चीज नहीं पूछी है कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, यहाँ पे उसने फॉर्मूला पूछ लिया। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट मेजर करने के लिए या काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। तो देखिए, 4 फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपके नोटिस में आएगा कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मगर अगर वो पूछता है कि इसका लिस्ट काउंट होता कितना है, तो इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.02 mm। ठीक है, यहां पे मैंने mm में बताया है, इंच में भी आपका काम है कितना होता है याद करना, क्योंकि इंच और mm में वो जनरली पूछ रहा है आजकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में वो बात करता है कि अगर हमें लार्ज इंस्ट्रूमेंट डाया मेजर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट सुटेबल है। तो देखिए दोस्तों, टेलीस्कोप का यूज हम जनरली लार्ज इंस्ट्रूमेंट डायामीटर को मेजर करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका टेलीस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात करता है कि अगर हमें टैपिंग करनी पड़े एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर की, तो इसमें से कौन सा कूलेंट आप यूज करेंगे गिवन ऑप्शन में से। तो दोस्तों, इसका आंसर है केरोसिन। केरोसिन का यूज हम एल्यूमिनियम और कॉपर की टैपिंग यानी मशीनिंग में करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है गिवन ऑप्शन में से। तो देखिए, ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हम दो मेनली चीजों का यूज करते हैं मटेरियल का। एक है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा है एल्यूमिनियम कार्बाइड। ऑप्शन में सिलिकॉन कार्बाइड अवेलेबल है, तो हमारा ऑप्शन होगा सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि मशीन टूल्स में हम कौन सी थ्रेड का जनरली यूज करते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, जो बेस्ट सुटेबल आंसर है उसका ये है कि स्क्वायर थ्रेड हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर थ्रेड की एक तो
हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है और लेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो पूछता है कि निम्नलिखित में से मतलब फॉलोइंग्स जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से किस प्रोसेस में हमारा जो पेरेंट मटेरियल है वो फ्यूज्ड हो जाता है। फ्यूज्ड मतलब पूरी तरह से गल जाएगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो जो भी आपके सामने ऑप्शन है जैसे कि सोल्डरिंग, ब्रासिंग, वेल्डिंग या रिवेटिंग, तो देखिए वेल्डिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा बेस मटेरियल और हमारा वेल्ड मटेरियल दोनों फ्यूज्ड होकर एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाते हैं। बाकी अदर्स ऑप्शन में हमारा जो पेरेंट मटेरियल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्यूजन नहीं होता, तो आपका आंसर है वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात करता है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग जनरली किस टेम्परेचर रेंज पे की जाती है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए सोल्डरिंग और ब्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बार क्वेश्चन पेपर के लिए। आप डिटेल में इनको पढ़ के जाइए, टेम्परेचर रेंज पढ़ लीजिए, इसमें यूज होने वाले फ्लक्स के बारे में पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ सोल्डर के बारे में पढ़ लीजिए, सोल्डर किन कंपोजिशन से मिलके बनता है उनको भी जरूर पढ़िए। तो आपको पता चल जाएगा कि हम सोल्डरिंग का जो यूज होता है वो जनरली 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियो बना रखी है, सोल्डरिंग और ब्रासिंग की, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात करता है कि निम्नलिखित में से किस बेयरिंग का यूज हैवी लोड को कैरी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपको बेयरिंग चारों जितने भी बेयरिंग है हमारी अच्छे से पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए किस बेयरिंग का क्या यूज है, क्योंकि बेयरिंग से रिलेटेड जनरली वो क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है हैवी लोड को कैरी करने के लिए हम रोलर बेयरिंग का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में वो पूछता है कि एक थ्रेड असेंबली में इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड किस पॉइंट पे मिलते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे वो बात करता है, देखिए ये मेरा इंटरनल थ्रेड है यानी अंदर की तरफ है, कोई चीज है हमारी जो मुझे इसके अंदर अगर ऐड करनी है तो वहां पे मेरे एक्सटर्नल थ्रेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसके इंटरनल थ्रेड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे इन करना है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड जो मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो जहां पे ये मीट करते हैं उस पॉइंट को पिच कहा जाता है, जिसको आपको पिच डायमीटर के नाम से भी समझ सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका आंसर होगा पिच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि फॉलोइंग्स गियरिंग सिस्टम में से किस गियरिंग में हमारा जो एक्सियल थ्रस्ट होता है वो सबसे कम होता है या मिनिमम होता है। तो जो आपके ऑप्शन दिए हुए नीचे से उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा हेरिबोन गियरिंग। हेरिबोन गियरिंग में या तो एक्सियल थ्रस्ट होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत लेस होता है या मिनिमम होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हेरिबोन गियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो बात करता है कि अगर होल सिस्टम की बात की जाए यानी इन ए होल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, तो याद रखना होल बेस सिस्टम में जो हमारा होल का साइज है उसको फिक्स रखा जाता है। अगर वहां पे होल की जगह शाफ्ट की बात करी जाए तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट के साइज को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा होल सिस्टम में हमारे होल के साइज को फिक्स्ड रखा जाएगा। तो इसका आंसर है आपका होल साइज इज फिक्स्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में वो पूछता है कि फॉलोइंग्स में से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डीकार्बोराइजेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि हमारा जो लुब्रिकेंट है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों लुब्रिकेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो विस्कोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लुब्रिकेंट के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए लुब्रिकेंट के लिए विस्कोसिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात करता है कि अगर हम कास्ट आयरन की मशीनिंग करें तो हम किस कूलेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, आप इन्हें पढ़िए। तो देखिए कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए हम किसी भी तरह के लिक्विड कूलेंट का यूज नहीं करते हैं, लिक्विड कूलेंट यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, ड्राई एयर, क्योंकि एयर भी एक तरह से क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटीज है। तो वहां कास्ट आयरन के केस में हम ड्राई एयर का यूज करते हैं एज ए
कूलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि आर्क वेल्डिंग में जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसकी क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, यानी कौन सा सबसे बेस्ट सुटेबल ट्रांसफॉर्मर है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नाम याद रख लेना, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों कहते हैं? देखिए क्योंकि हमें वेल्डिंग करने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए होती है हीट। हीट किससे डेवलप होगी? हमारे करंट से। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को तो ये घटा देगा और आपके करंट के मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, जनरली हमारी वोल्टेज दी जाती है 120 से लेकर 240 वोल्ट, तो इसको ये घटा के कर देगा आपका 4, 8 या 12 वोल्ट। ठीक है, और करंट के मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये हमारा करंट को कर देता है 10,000 एम्पियर के इक्विवेलेंट। और 10,000 एम्पियर का करंट अगर आप किसी मटेरियल पे फ्लो करोगे तो वो डेफिनेटली हीट होगा। इसके कारण हम यहाँ पे आर्क वेल्डिंग को बहुत इजीली प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ना बोलकर अगर वो उसकी क्वालिटी पूछे तो आपको याद रखनी है वोल्टेज को घटाएगा, करंट को बढ़ाएगा। इसका यूज करते हैं हम आर्क वेल्डिंग में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोलता है कि जो मोनल मेटल है, मोनल मेटल वो किसका एलॉय है। तो देखिए मोनल मेटल जो है हमारा वो है निकेल और कॉपर का एलॉय होता है। ठीक है, मोनल मेटल की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी लिख देता हूं मेल्टिंग पॉइंट को, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इतना हाई होता है कि इसका यूज हम टरबाइन ब्लेड्स बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि टरबाइन ब्लेड्स पे हमें कंटिन्यूअसली क्या चाहिए, क्या इम्पैक्ट होता है? हाई स्टीम, हाई टेम्परेचर की स्टीम उस पर पड़ती है। तो अगर हाई टेम्परेचर की स्टीम पड़ेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जिस पे भी वो पड़ रही है बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। इसलिए हम टरबाइन ब्लेड्स बनाने के लिए मोनल मेटल का यूज करते हैं, और मोनल मेटल एलॉय है निकेल और कॉपर का। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछता है कि हमें गिवन जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे लाइट मेटल कौन सा है। तो देखिए लाइट मेटल को डिफाइन करती है उसकी डेंसिटी। जिस भी मेटल की डेंसिटी सबसे कम होगी उसका वजन यानी उतनी वो लाइट होती चली जाएगी। तो गिवन ऑप्शन में जो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर, वो है एल्युमिनियम। क्योंकि तो दोस्तों ये थे लास्ट ईयर के बार्क के क्वेश्चन पेपर। ये बार्क मैसूर का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो ये था दोस्तों आपके लिए 40 के 40 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।